Hello friends, good morning. सो 360 डिग्री करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का सेशन हम अभी स्टार्ट करेंगे। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी सबको। तो माइक यूज़ करने के फ़ायदे होते हैं, ओके, क्लैरिटी हो जाती है, आवाज़ चुभती नहीं है कानों में, ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो आज का सेशन शुरू करेंगे हम। सबसे पहले थोड़ा प्रमोशन का काम निपटा लेते हैं, ओके। तो माइक यूज़ करने के फ़ायदे होते हैं। तो आवाज़ आ रही है, मधुर आवाज़ एकदम। सो प्रीलिम्स के लिए कार्निवल जो है वो स्टार्ट हो रहा है रिवीजन के लिए 22 अगस्त से। तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आपकी फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे करवा दी जाएगी। रिवीजन आपका सारा हो जाएगा। और अब जो है आपका जो प्रीलिम्स है वो 4 अक्टूबर को ही होगा, ओके। सरकार बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ जो है सारे एग्ज़ाम्स को टाइम पे कंडक्ट करवाने का सोच रही है। तो दोस्तों कोई भी अब आपके दिमाग में संशय नहीं होना चाहिए इस चीज़ को लेके कि जो है डेट चेंज होगी। सो वी हैव टू वर्क हार्ड नाउ। 47 डेज आर लेफ्ट, ओके। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद अनअकैडमी। आइए अनअकैडमी पे आप जो है इसके साथ साथ फ्री मॉक टेस्ट सारे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए रेगुलर असेसमेंट इज़ वेरी क्रूशियल इन दिस एग्ज़ाम और आपको ये ज़रूर करना चाहिए। उसके आपको पता लगता है कि आप में कमियां कहाँ पे हैं, तो यहीं पे अगर आप इम्प्रूव करोगे तो एग्ज़ाम में गलतियां नहीं होंगी। मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर, ओके। वॉर के अंदर जो है खून कम बहता है अगर आप पहले से ही प्रिपरेशन अपनी बेहतर करके चलते हैं तो ये इसके बेनिफिट हैं। सपना गुड मॉर्निंग। सो अनलिमिटेड बेनिफिट्स एट वन प्लेस। लाइव टेस्ट सीरीज़ आप अपने घर बैठे बैठे घर का खाना खाते खाते पढ़िए अनअकैडमी के साथ। मेंटरशिप गाइडेंस बेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो आप देखिए दिल्ली या किसी बड़े शहर के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जो है धक्के खाते रह जाएंगे। पॉल्यूशन और बाकी समस्याएं अलग होती हैं, हेल्थ अलग होती है। यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते रहते घर पे बैठे बैठे पढ़ सकते हो। उसके बहुत बेनिफिट होते हैं। मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है हमें कभी कभी लाइफ में, तो पेरेंट्स की मोरल सपोर्ट की ज़रूरत जो है वहाँ पे ज़रूर काम आती है, ओके। अच्छा, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करता है। एक ही जगह है आपके प्रीलिम से लेके मेन से लेके इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन एक ही स्थान पे हो जाएगी, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। बैचेस के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। देखिए लक्ष्य बैच 24 अगस्त से शुरू हो रहा है हिंदी भाषा के अंदर। देन वी हैव एक्सपीडिशन ऑन 21 अगस्त, ओके। अगेन एक्सपीडिशन बैच ऑन 24 अगस्त इंग्लिश। और बायलिंगुअल बैच है एक जिसके अंदर हिंदी और अंग्रेजी दोनों की भाषाओं में पढ़ाया जाता है। और आपको ऑलरेडी डिस्काउंट मिलता है। एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए वरुण त्रिका 1-2348 कोड का इस्तेमाल करें और डिस्काउंट पाइए। तो ये मैंने आपको बताया था, रेगुलर असेसमेंट बहुत ज़रूरी है और ये करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए आप, अच्छे प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए। वो बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। दूसरे कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वो सारी बात पता होनी चाहिए। दिस इज़ माय प्रोफाइल, आई हैव रिटन फॉर यूपीएससी मेंस। और आप मेरे से जो है गाइडेंस ले सकते हो। अनअकैडमी पे मुझे ज़रूर फॉलो करें ताकि जो मैं कोर्सेज बनाता हूँ वो आप तक पहुँचते रहें। और मैं अनअकैडमी प्लस पे भी हूँ अब, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन। आज का सेशन अब शुरू करेंगे। देखिए अब आप सबसे पहले ये देखो, ईरान ने अनाउंस किया है कि वो जो है बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है उन्होंने और एक क्रूज़ मिसाइल बनाई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप देखो प्रीलिम्स 2018 का ये क्वेश्चन, थर्ड मिसाइल, ठीक है जी। ये आपका हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम था ये, और ये यूएस बेस्ड मिसाइल थी और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे। इट मीन्स अब ये जो ईरान ने मिसाइल बनाई है इसके नाम भी हमें मालूम होने चाहिए। देखो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि ये पूछा जाए, बट क्योंकि पास्ट ट्रेंड ऐसा है उस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है ना। तो पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन रखोगे तो आपको एक तरीके से कम समय में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल आप देख रहे हो इसका नाम है कासिम सुलेमानी। अगर आपको ध्यान हो, कासिम सुलेमानी ये जो है ईरानियन
मिलिट्री के एक लीडर थे जिनको असैसिनेट कर दिया था यूएस ने इराक में। ये आप देखिए 6 महीने पुरानी खबर है। कासिम सुलेमानी बहुत नाम आया था और सब टेंशन्स जो है ईरान और यूएस के बीच में बहुत बढ़ गए थे। ईरान ने फिर जो है मिसाइल अटैक किया था इराक के अंदर यूएस के बेसिस पे, तो तब ये नाम आया था कासिम सुलेमानी। अब ये कासिम सुलेमानी नाम से सरफेस टू एयर जो है मिसाइल जो है ईरान ने बना ली है, जिसकी रेंज है 1400 किलोमीटर्स। ओके, ये पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। अब एक और क्रूज मिसाइल बनाई है, ये है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। ये है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है जी। बैलिस्टिक का मतलब होता है ऐसे पाथ जाती है, इसकी हवा में फायर होती है, यूं गिरती है पैराबोलिक पाथ में। और दूसरी है क्रूज मिसाइल जिसका नाम है अबू मेहदी। ओके, ये अबू मेहदी नाम की क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज है 1000 किलोमीटर्स। 1000 किलोमीटर्स रेंज है। अब आप मैप में देख लो ये, ठीक है, इस मैप को देखो आप। ये जो रेंज है इजराइल है, ये है आपका ईरान। इनके बीच में 1700 किलोमीटर का है डिस्टेंस। तो अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो 1700 किलोमीटर के रेडियस में कुछ इस टाइप का सर्कल जो है वो बनता है। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है, इसका ये मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स के जितनी भी बेसिस हैं इस रीजन के अंदर, यूएस आर्मी के जितने भी बेसिस हैं वो सब के सब ईरान की रेंज में आ जाएंगे और इससे जो है टेंशन और बढ़ेगी। देखिए अभी भी यूएस जो है ईरान को मना करता है कि आप जो है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोग्राम को बंद करें, आप अपने न्यूक्लियर मिसाइल के प्रोग्राम को बंद करें, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करें। लेकिन ईरान ने तो और बना ली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये रीजन और ज़्यादा डिस्टेबलाइज होने वाला है आने वाले समय में। अच्छा, अब ये कहाँ पे पड़ता है ये पूरा रीजन? इसको बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं आर्क ऑफ एनर्जी। आर्क ऑफ एनर्जी का क्या मतलब? ये है आर्क, देखो सऊदी अरब से शुरू होती है इजिप्ट और इधर से ये आर्क ऐसे बनती है, ये इस पूरे रीजन के अंदर तेल ही तेल है, गैस ही गैस है, एनर्जी ही एनर्जी है। ये आर्क ऑफ एनर्जी है, सबसे इंपॉर्टेंट जगह है ये। और इस एरिया के अंदर मान लो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती है तो फिर पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तेल के दाम बहुत बढ़ जाएंगे, ऑयल प्राइसेस। ओके, आपको शायद ध्यान हो, ये आप यमन देख रहे हो, यमन, यहाँ पे हाउदीज रिबेलियन हैं। उन्होंने सऊदी अरब के पेट्रोलियम की फैक्ट्री पे मिसाइल अटैक किया था। सऊदी अरब की पेट्रोलियम प्रोडक्शन यूनिट पे मिसाइल अटैक किया था हाउदीज ने। तो पूरी दुनिया के अंदर तेल के दाम बढ़ गए थे। हिंदुस्तान में तेल के दाम 5 से 7 रुपए पर लीटर जो है इंक्रीज हो गए थे उस सिर्फ एक मिसाइल अटैक की वजह से, क्योंकि वो प्लांट काम ही नहीं कर पाया। अब ऐसी सिचुएशन में देखिए, अब ईरान मान लो कहीं पे भी कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है तो पूरी दुनिया के लिए ये क्राइसिस हो सकता है। और इसके साथ साथ अभी पूरी दुनिया कोरोना से डील कर रही है, ठीक है जी। कोरोना, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइस, ये सारी समस्याएं चल रही हैं। उसके साथ अगर इसके एरिया में गड़बड़ शुरू हो गई तो आप समझो बहुत बुरे हाल होने वाले हैं, ठीक है। इसलिए ये न्यूज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और एंगल है इसके अंदर, यूएई इजराइल पैक्ट हुआ है, ठीक है। अभी तो यूएई सिर्फ इजराइल का दोस्त बना हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद होगा क्या? ईरान की इस हरकत के बाद बाकी जो अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, ओमान, बाकी अरब कंट्रीज जो हैं वो भी कहेंगे यार ईरान से डर है, चलो हम भी इजराइल के साथ हो जाते हैं। तो ये जो पोलराइजेशन है वेस्ट एशिया के अंदर वो और ज़्यादा बढ़ेगी इसके बाद। ओके, तो ये पूरा जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स है जो आपको समझना है यहाँ पे। और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी प्रिपरेशन और अच्छी होगी। हर रोज़ जो है कुछ ना कुछ नई अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है, नए नोट्स आपको अप टू डेट रखने हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ मोर अबाउट करंट के ऊपर क्वेश्चन आता है। अच्छा, क्वेश्चन तो कैसा भी आ जाएगा, उसके बाद उसको अगर मार्क्स लेडन बनाना है, इफ़ यू वांट टू फैच मोर मार्क्स, देन आपको करंट जो इंसिडेंट्स हैं वो डालने पड़ेंगे। ओके, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है ईरान की क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स की कहानी सुन के। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, बिहार में होने हैं इलेक्शन और ये इंडिया का कोरोना इलेक्शन है। क्या ये इंडिया का पहला कोरोना इलेक्शन है? क्या
इलेक्शन कमीशन ने और भी कोई इलेक्शन बीच में कंडक्ट कराए हैं जो हमें पता नहीं, जो हो रहे थे और एक तरीके से हमारी नज़रों से निकल गए। ओके, देखिए, बिहार असेंबली नो डाउट एक बड़ा इलेक्शन है, बट इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा के इलेक्शंस करवाए थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन करवाए हैं, कोरोना टाइम में ही ये इलेक्शन हुए हैं। ओके, इट मीन्स वी आर कैपेबल, हम बिहार इलेक्शन भी करवा पाएंगे। और कुछ ओपोजिशन के लीडर थे, उन्होंने बातें कही थी, तो एस वाई कुरैशी साहब ये जो है इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और काफ़ी एक फेमस, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, आईएएस ऑफिसर हैं नो डाउट, और इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ पे भी इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं कि क्राइसिस टाइम में कैसे जो है इलेक्शन कराए जा सकते हैं और इलेक्शन कमीशन कहाँ कहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। तो देखिए, ये तो है हिंदुस्तान के इलेक्शन। आप देखो, साउथ कोरिया और श्रीलंका के अंदर अभी अभी इलेक्शन हुए थे, वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने करवा लिए। और इंडिया के इलेक्शन कमीशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत बेहतरीन इलेक्शन कमीशन माना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट एक्टिविटी इंडियन लोकसभा इलेक्शन दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट एक्टिविटी है जो होती है। 80 करोड़ लोग और कहीं वोट नहीं डालने जाते इस दुनिया में, ये है ताकत। ओके, तो देखते हैं। तो इन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने क्या नए चेंजेस किए हैं। देखो, थोड़े बहुत रूल्स हमें मालूम होने चाहिए। लिया खान, इनडायरेक्ट इलेक्शन नॉट डायरेक्ट, यस यू आर राइट, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। त्रिश, गुड मॉर्निंग, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, यू आर राइट, बट ठीक है, हम थोड़े कंपिटेंट हैं। आप देखो ना, श्रीलंका का इलेक्शन कमीशन अगर करवा सकता है, साउथ कोरिया का इलेक्शन कमीशन करवा सकता है, तो हम भी करवा सकते हैं ना। और प्लस नए रूल्स आ गए हैं, तो उन्हीं नए रूल्स को हम देखेंगे कि क्या हैं वो नए रूल्स। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कुछ नए रूल्स बताए हैं। पहली बार, पहले जो हर एक पोलिंग बूथ पे 1500 इलेक्टर्स होते थे, अब 1000 होंगे, कोरोना इफेक्ट। ओके, पहले काउंटिंग टेबल्स 14 काउंटिंग टेबल्स होती थी, अब 7 होंगी। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे भी कर दिया इन्होंने। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, जो इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग है उसको कोविड सेंसिटिव बनाया गया है, कि उनको बताया गया है कि आपको ऐसे डील करना है, कोविड एक अलग सर्कमस्टांसिस है, नॉर्मल अप्रोच नहीं चलेगी। अच्छा, पोलिंग स्टेशंस को बढ़ा दिया गया है। ओके, 33,000 के राउंड्स पोलिंग स्टेशन जो है ये बढ़ेंगे। ये सिर्फ बिहार की कहानी है, आगे देश में अलग अलग होगा, मतलब वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब यहाँ पे आप देखो, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है कुछ बात कही थी, ओपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, उन्होंने क्या कहा था, कहते हैं हमारे पास तो रिसोर्सेज है नहीं, और जो रूलिंग पार्टी है वो काफ़ी डिजिटली एडवांस्ड है, क्योंकि आप देखो अब सारी कैंपेनिंग आपकी डिजिटल कैंपेनिंग होने वाली है। ओके, डिजिटल रैली हुई थी अभी बिहार के अंदर, डिजिटल रैली होम मिनिस्टर ने की थी, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उनको इतनी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी आती, तो वो कहते हैं कि ये इलेक्शन ना अनफेयर होगा थोड़ा। अब बात ऐसी है, इसमें इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज को अपने लेवल पे डील करना है ना, उनको कैंपेन कैसे करनी है, वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। वो बात अलग है, कोरोना के डर से लोग अपना अब दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, वो तो डोर टू डोर इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है आप करो। ठीक है, ये नई सिचुएशन है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने कही है, इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट का अरेंजमेंट किया है सीनियर सिटीजन के लिए जो 80 अबव हैं। ओके, 80 अबव सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने पोस्टल बैलेट। अच्छा, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं वो भी पोस्टल बैलेट से अपना वोट डाल सकते हैं, और पर्सन विद डिसेबिलिटी वो भी पोस्टल बैलेट से अपना वोट डाल सकते हैं। तो ये कुछ बेहतर चीज़ें हैं जो इन्होंने कही हैं। देखो, पोस्टल बैलेट के ऊपर हमेशा डिबेट चलती है, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ कह चुकी हैं, लेकिन इंडिया इतना बड़ा देश है, आप देखो अब 80 करोड़ पोस्टल बैलेट कैसे कैलकुलेट करोगे आप। पहले आज़ादी के टाइम पे जब इलेक्शन होते थे तब पोस्टल बैलेट से काउंटिंग होती थी, वोटिंग होती थी, उसके बाद काउंटिंग होती थी। इलेक्शन का रिजल्ट कब आता था, 4 महीने 3 महीने बाद, ऐसी सिचुएशन थी। तो आप ये चाहते हो कि अब 21st सेंचुरी के अंदर ये सब हो, लेकिन यहाँ पे देखो क्राइसिस की सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन के लिए पोस्टल बैलेट ठीक है, बट नॉर्मल नहीं हम कर सकते। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है, देखो कोरोना टाइम पे जो है जनता डरेगी, अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी, तो पुअर टर्नआउट का एक तरीके से यहाँ पे डर है सबको। ओके, अब पुअर टर्नआउट को एड्रेस करना ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग हसन, पुअर टर्नआउट को एड्रेस करना ज़रूरी है।
उसके लिए क्या किया है, देखो ये स्वीप, आपने सुना है स्वीप, SVEEP, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। ये इलेक्शन कमीशन का प्रोग्राम है। ओके, मेंस के आंसर में आप ध्यान से सुने, मेंस के आंसर में जब भी हम ये डिस्कस करते हैं कि अब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जब बात आती है मेंस के आंसर में खासकर, तो स्वीप आपको मेंशन करना होता है, क्योंकि सभी एस्पिरेंट जो हैं वो स्वीप का जरूर नाम लिख के आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म था जो अपने वोटर को एजुकेट करने के लिए। हमारे देश में वोटर प्रॉब्लम क्या होती है, हम अलग अलग मुद्दों पे वोट देते हैं, ठीक है ना, वोट बिक जाते हैं इस देश में। तो वो सिचुएशन ना हो उसके लिए स्वीप प्रोग्राम जो है वोटर एजुकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कराया था। अच्छा, आपको किसी को आइडिया है लास्ट लोकसभा से इलेक्शन के अंदर कितने % वोटिंग हुई थी, कितने % वोटिंग हुई थी बताइए जरा, रफ आइडिया, फिर मैं आपको रीजनल बताता हूं। देखो 66% के अराउंड वोटिंग हुई थी। ठीक है, 66% वोटिंग, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स 34% पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। 34%, ये बहुत बड़ा नंबर है। हमारी रूलिंग पार्टी 42% वोट लेके इतनी ज़्यादा सीट्स लेके आई है और 34% लोग तो वोट भी नहीं कर रहे। इट मीन्स जनता को जो है पोलिंग बूथ तक लेके जाना है, उसके अंदर भी स्वीप काम करता है। ठीक है, ये सारा गेम है और ये आपको समझना है। अब आप देखो आगे इन्होंने क्या प्रॉब्लम क्या है, ये वर्चुअल रैली जो हो रही है, डिजिटल डिवाइड है और बिहार के अंदर इंटरनेट पेनिट्रेशन 37% है सिर्फ। कितने लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं बिहार में, जो फोन यूजर हैं उनमें से 27% हैं सिर्फ स्मार्टफोन यूजर्स। इट मींस डिजिटल लिटरेसी की बिहार में कमी है, डिजिटल पेनिट्रेशन बिहार में है ही नहीं। इसलिए आप ये मान के चलो डोर टू डोर कैंपेन वहां पे अभी भी जरूरी है और कोरोना टाइम में डोर टू डोर कैंपेन विल बी डिफिकल्ट। ओके, इसको जो है समझना है, वहाँ पे इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं है अभी। ये डिजिटल डिवाइड इस देश के अंदर बहुत खतरनाक है, इतने बड़ी पॉपुलेशन उनको इंटरनेट एक्सेस नहीं है देखो, और इलेक्शन टाइम में वो एक तरीके से ड्रॉबैक होगा आपके लिए। अच्छा, अब ओपोजिशन ने इसी बात को लेके कंसर्न किया था, वो कह रहे थे कि इलेक्शन को डिले कर दो, ठीक है ना, 6 महीने बाद कर दो। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को होने वाला है, वैसे ही ये इलेक्शन भी बिल्कुल टाइम पे होने वाला है। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व के साथ अब काम कर रही है। उनको वो उन्होंने कह दिया कि अब कोरोना नहीं है। देखते हैं क्या होता है, इसका क्या आउटपुट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है। देखो बात इधर समझ में ख़त्म नहीं होती है। डिजिटल जब आप जा रहे हो ना, तो अलग लेवल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो क्या होती है, हेट न्यूज़, फेक न्यूज़, फिर सोशल मीडिया को मॉनिटर करना अपने आप में ही बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया कैंपेन चलेगी, उसको कैसे यहाँ पे हम जो है मॉनिटर करेंगे, कितना मॉनिटर कर सकते हो, कितने यूजर्स को रोक सकते हो, ये अब इलेक्शन कमीशन के सामने डायलेमा है। ओके, हाँ, लेकिन एक वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स जरूर एग्जिस्ट करता है, बट ये वॉलंटरी है। आप और मैं, हम अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे सिटीजन हैं, हम मानेंगे इनको, बट हमारे देश के अंदर थोड़े बुरे लोग भी हैं, वो इस वॉलंटरी कोड को नहीं मानेंगे। ओके, तो यहाँ पे एसवाई कुरैशी साहब ये बोलते हैं, अब ये इलेक्शन कमीशन के लिए रियल टेस्ट है। दिस इज द रियल टेस्ट फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि आप सोशल मीडिया को कैसे एक तरीके से यहाँ पे रोकोगे, जो हेट स्पीच और इतनी बुरी चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, मतलब मेरी तो अभी मैंने प्रोफाइल बनाई है 1 महीना पहले, तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। इससे पहले 7 साल पहले मेरी प्रोफाइल थी। ठीक है, लेकिन आप ये देखो इतना ज़्यादा बुरा हाल है, अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। ओके, और लेकिन लास्ट में इन्होंने बोला है कि ये इलेक्शन कमीशन के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, ये दिखाने के लिए कि कितनी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है ये। दिस इज द गेम। ओके, ये पूरा है इलेक्टोरल डायनेमिक्स इन कोविड-19। अब आपको जैसा मैंने बताया, इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर मान लो मेंस में क्वेश्चन आ जाए, ओके, तो भूल मत जाना कोविड को। जब आप मान लो, जब आप पेपर लिख रहे हो और तब तक कोरोना ख़त्म हो जाए, बट
आपके जहन में कोविड रहना चाहिए, क्योंकि ये तो अब अगले 5 साल तक यूपीएससी के हर आंसर में आपको लिखना है। हर जगह कोविड कोविड है, हर चीज़ में कोविड इम्पैक्ट कर रहा है आपको, तो आपको कोविड जरूर लिखना है अपने आंसर में। और इलेक्टोरल रिफॉर्म पे अगर क्वेश्चन आता है, अगेन यू हैव टू मेंशन अबाउट कोविड। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नॉट इजी फॉर एमएसएमई टू बी आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भरता के ऊपर हमारी सरकार का बहुत एम्फेसिस है। देखिए, आत्मनिर्भर पैकेज समझ लीजिए, पहले तो किया क्या क्या है आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर। टैक्स सिस्टम को थोड़ा रैशनलाइज किया गवर्नमेंट ने, चलिए सिंपल और क्लियर रूल्स बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान डाला गया है, यह भी अच्छा किया। ह्यूमन रिसोर्स क्रिएशन, इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान है, मतलब स्किल हमें जो है थोड़ा बढ़ाना है अपने देश वालों का। चलो स्किल के ऊपर आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स देता हूं। हमारे यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्किल्ड वर्कफोर्स इंडिया के अंदर बोली जाती है तकरीबन 10% हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स है, बाकी स्किल्ड नहीं है। अच्छा, इंजीनियर्स, आप में से कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर को तो पता होगा, मतलब हमारे देश में वैसे इंजीनियर्स का रिकॉर्ड बहुत ख़राब बोला जाता है कि नारायण मूर्ति साहब ने ये बोल दिया था कि एक तरीके से इंजीनियर्स हमारे यहाँ पे काम करने लायक नहीं है। सर, कोविड को कैसे भूल सकते हैं? यस, यू आर राइट, कोविड को बिल्कुल नहीं भूल सकते। ओके, तो देखिए स्किल्ड वर्कफोर्स 10% से कम है हमारे देश में। अब देखो यहाँ पे साउथ कोरिया का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। साउथ कोरिया में स्किल्ड वर्कफोर्स 80% अबव, चाइना के अंदर स्किल्ड वर्कफोर्स 60% अबव, जापान के अंदर स्किल्ड वर्कफोर्स 85% अबव, जर्मनी के अंदर स्किल्ड वर्कफोर्स 90% के अराउंड है। अब आपको ऐसे कंट्रीज के साथ compete करना है, ये है मज़ेदार चीज़। चलो ये तो सब डेवलप्ड कंट्रीज हो गए, अब हम थोड़े हल्के कंट्रीज को उठाते हैं जिनके साथ हमारा मेन कंपटीशन है। तो उनमें आ गया वियतनाम। अब वियतनाम, ठीक है जी, वियतनाम का कितना चल रहा है? 40 to 50% के अराउंड स्किल्ड वर्कफोर्स है वहाँ पे, और ये हमारा मेन कॉम्पिटिटर है, क्योंकि वहाँ पे भी लेबर सस्ती है, इंडिया में भी लेबर सस्ती है, इनके साथ है हमारा असली कॉम्पिटिशन अब। ठीक है जी, तो इसीलिए जो है ह्यूमन रिसोर्स को और अच्छा करने के ऊपर हमें ज़रूर ध्यान देना है। अब फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम, सारा पैकेज ही एक तरीके से मुझे तो लगता है लोन के जरिए गवर्नमेंट करने वाली है। एमएसएमई को लोन दो, 3 लाख करोड़, ये करोड़, इतना पैसा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा मेन एम्फेसिस किस पे रहा है? हमने मेन काम किया है सप्लाई साइड के ऊपर। ये जो पैकेज दिया है ना, सप्लाई साइड का पैकेज दिया है, सिर्फ लोन के जरिए, डिमांड की तरफ ध्यान नहीं दिया। बाकी कंट्रीज ने क्या किया, थोड़ा बहुत जो है आम जनता के हाथ में सीधा डीबीटी कर दिया, ठीक है ना, 1000 1,500 रुपये, लेकिन वो कितने टाइम तक कर सकते हैं। अब हम इसको आगे देखते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो एमएसएमई की टिपिकल प्रॉब्लम है, और ये हाईली टेक्निकल जो है इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, ये हाईली टेक्निकल है। देखो बाकी तो जेनरिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है जी। जेनरिक प्रॉब्लम्स में क्या होता है, पावर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छी लेबर नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये टेक्निकल और स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। कैसे? इंपोर्ट ड्यूटी एग्जम्पशन। अब ये इंपोर्ट ड्यूटी एग्जम्पशन किनको मिली हुई है? देखो हमारे देश के अंदर बहुत सी ऐसी फर्म हैं जो बाहर से पार्ट्स को इंपोर्ट करती हैं, उसके बाद उन्हें असेंबल करती हैं और फिर एक्सपोर्ट कर देती हैं, ठीक है। तो ये लार्ज इंडस्ट्रीज हैं जिनको ये एग्जम्पशन मिली हुई है। अब कहाँ पे आप देखो, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो इंपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि इससे ना एमएसएमई इंडिया में बन नहीं पाता, क्योंकि आपका आइडिया तो इंडिजिनाइजेशन का है, ठीक है, लेकिन आप तो इंपोर्ट में एग्जम्पशन दे रहे हो, वो तो सस्ती चीज़ को इंपोर्ट कर लेंगे, अपने देश में बनाएंगे ही नहीं कभी। बात बिल्कुल सही है। ओके भाई, जो चीज़ आपको इंपोर्ट से सस्ती मिल रही है उसके लिए आप एफर्ट क्यों मारोगे कि आपके कंट्री में बने वो? तो ये इंपोर्ट ड्यूटी एग्जम्पशन, ये एक प्रॉब्लम इन्होंने हाईलाइट की है, ठीक है। इससे जो है हमारे देश में इंडिजिनाइजेशन की प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाती है। अच्छा, अब आगे देखो दूसरी प्रॉब्लम, इशू विद पेमेंट टर्म्स। अब ये पेमेंट टर्म्स में क्या इशू है? देखो हमारे देश में एक रिवाज है कि पहले आप डिलीवरी करो प्रोडक्ट की, तब आपको पैसे मिलेंगे, पेमेंट तब मिलेगी। ओके, सिंपल सी चीज़। अच्छा, अब बात ऐसी है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो कस्टम बिल्ट होते हैं।
अब उसको बनाने में आपने जैसे ऑर्डर दिया अपना, उसको बनाने में 6 से 8 महीने लगेंगे। अब 6 से 8 महीने में पूरी लेबर का खर्चा तो उस एमएसएमई को उठाना है ना। ओके, अच्छा चलो आप बात कर लेते हो लोन की, आपने बोल दिया कि हम तो लोन दे रहे हैं तो एमएसएमई लोन लेके खर्चा उठा ले। लेकिन हिंदुस्तान में जो कोलेटरल फ्री लोन मिलता है वो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, 15%। ओके, विच इज़ वेरी हाई एज कंपेयर टू फॉरेन सप्लायर। जो बाहर की फर्म्स हैं उनको तो 5% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है मिल जाता है। तो एक तरीके से हमारे लिए कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ती है इंडियन एमएसएमई को, तो इसको जो है ठीक करने की ज़रूरत है। ओके, फिर पेमेंट टाइमिंग्स में डिफरेंस है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी, तो मैं थोड़ा सोच के भी हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। पेमेंट टाइमिंग्स ये कैसे गड़बड़ हो सकती है? तो ये कहते हैं कि फॉरेन सप्लायर जो होता है उनको लेटर ऑफ क्रेडिट एडवांस में दे दिया जाता है 1 मंथ बिफोर द डिलीवरी, और इंडियन फर्म जो होती है उनको 1 मंथ आफ्टर द डिलीवरी। अब ये क्यों है? या तो इंडियन फर्म्स विश्वास नहीं है इनको भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलेगा, है ना, ये 1 महीना यूज़ कर लेंगे उसके बाद पेमेंट कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम है, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता। ओके, तो इसको जो है ठीक करना है। अच्छा, पेमेंट करेंसी इशू, ये भी देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। फॉरेन सप्लायर जो होता है उनको यूरो या डॉलर के अंदर पे किया जाता है और इंडियन को इंडियन रुपी में। लेकिन इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है वो भी तो कुछ पार्ट्स को इंपोर्ट करता है ना, कुछ कंपोनेंट्स को वो इंपोर्ट करता है, उसके बाद हमारे यहाँ असेंबल करता है और फिर बेचता है। अब आप देखो उसके लिए उसे तो फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी जो पार्ट इंपोर्ट करेगा, लेकिन पेमेंट पूरी की पूरी रुपी में हो रही है। तो ये प्रॉब्लम है, ये 4 टेक्निकल प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई थी। ओके, बहुत ही टेक्निकल जो है ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करवाने में जो है उसके अंदर भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है, तो यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरर थोड़ा जो है डिसएडवांटेज में आ जाता है एज कंपेयर टू फॉरेन सप्लायर। ओके, अब वी हैव टू वर्क, इस पे जो है काम करना ज़रूरी है, इन 4 चीज़ों पे। अगर नहीं करेंगे तो आप देखिए आत्मनिर्भर हम नहीं हो पाएंगे। ओके, तो इन 4 को हमें एड्रेस करना ज़रूरी है। अच्छा, ये तो था आपका एमएसएमई की कहानी। अब हम छोटी सी कहानी करते हैं इंडस्ट्री 4.0 की बात। ओके, तो ये टिपिकल जो चीज़ें हैं ना एमएसएमई से रिलेटेड, अगर कोई क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है आपसे तो एक तो ये जो आएगा आपका जीएस पेपर 3 में। ओके, जीएस पेपर 3 में जो है इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इन प्रॉब्लम्स को ज़रूर मेंशन करना। बहुत ही टेक्निकल है, एक एक हेडिंग के अंदर जो है ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मतलब आराम से आप लिख लोगे इंपोर्ट ड्यूटी एग्जम्पशन टू लार्ज इंडस्ट्री, बस इतना बहुत है, पूरी कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। या फिर अगर आप बनाना भी चाहते हो तो फिर ऐसे एरो बना देना भी लार्ज ड्यूटी एग्जम्पशन टू इंपोर्ट ड्यूटी एग्जम्पशन टू लार्ज इंडस्ट्री, फिर एक एरो दिस हैम्पर्स इंडिजनाइजेशन, दैट्स इट। ओके, एक एरो में काम हो जाएगा, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा बनेगा, ठीक है। फिर इशू ऑफ पेमेंट टर्म्स, ये बता देना कि हमारे यहाँ पे कंपैरेटिवली हम डिसएडवांटेज पे होते हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। ये पूरी कहानी है जो आपको बतानी है, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख देना, फ्लो चार्ट बना के रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। फिर ये प्रॉब्लम जो बताई थी मैंने आपको कि वर्कफोर्स स्किल्ड नहीं है, और उसके अंदर एक नॉर्मल हम बात करते हैं कि वी डोंट हैव अ स्किल्ड वर्कफोर्स, ठीक है। अब दूसरा तरीका होता है लिखने का कि नारायण मूर्ति साहब ने ये बोला है कि वी डोंट हैव अ स्किल्ड इंजीनियर्स। ओके, तो एग्जामिनर को किसकी बात ज़्यादा इफेक्टिव लगेगी? वो ये बोलेगा ना नारायण मूर्ति सर बोल रहे हैं। दिस इज द वे यू हैव टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस। ओके, अब हम चलते हैं डायनामिज्म इनटू इंडस्ट्री 4.0। तो देखिए बात ऐसी है, आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए आपको ना पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे। एमएसएमई वाला हिंदू से है सर जी, हिंदू से नहीं है सर। एमएसएमई वाला हिंदू से नहीं है, ये बिजनेस लाइन से है, ये बिजनेस लाइन से है। ओके, हिंदू का एडिटोरियल मैं कवर नहीं करता हूं बिकॉज वो दूसरे सेशन में होता है, तो ये बिजनेस लाइन से है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि प्रिपरेशन के अंदर यूपीएससी ने ये नहीं बोला कि वो इस अखबार में से पेपर बना रहे हैं, इसलिए जहाँ पे अच्छा कंटेंट मिले वहाँ से। ये इंडियन एक्सप्रेस में से है एसवाई कुरैशी साहब वाला एडिटोरियल,
तो ऐसे हमें पढ़ना होता है थोड़ा। ओके, ये इंडियन एक्सप्रेस में से, और ये जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, ईरान अनाउंसेस लोकली मेड बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस, ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस साउथ का एक न्यूज़पेपर है, काफ़ी अच्छा होता है उनके अंदर। ठीक है, तो ऐसे कुछ हम पढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं इंडस्ट्री, हाँ इंडस्ट्री 4.0 फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर से भी कवर किया हुआ है। शायद फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी मैं पढ़ रहा था आज सुबह, उसके अंदर से मिला नहीं। देखो पता क्या होता है कि बहुत बार हमें जो है अलग अलग जगहों से पढ़ना होता है। ठीक है, टॉपिक वाइज, सी माय प्रिपरेशन स्टाइल इज अबाउट टॉपिक्स। ओके, टॉपिक्स। तो न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है कि आपके सिलेबस के अंदर, यूपीएससी के सिलेबस में जो टॉपिक्स दे रखे हैं ना, सबसे पहले प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करते हो आप? सीधा अखबार मत पढ़ो। लियाक खान 360 डिग्री, यस यस, दिस इज 360 डिग्री। ओके, सो न्यूज़पेपर के लिए सबसे पहली चीज होती है यूपीएससी सिलेबस। यूपीएससी सिलेबस की कॉपी उठाओ, उसके अंदर ये देखो कि क्या बोल रखा है उन्होंने ये थोड़ी ना कहीं लिखा ही नहीं आएगा कि हम द हिंदू में से पेपर बना रहे हैं। उन्होंने टॉपिक मेंशन कर रखे हैं ना, सिलेबस शीट के अंदर टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स के ये टॉपिक्स, मेंस के लिए ये टॉपिक्स। उस टॉपिक्स को, उन टॉपिक्स को आप देखो, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि अखबार में से क्या क्या बढ़िया निकल सकता है। ठीक है, वहां से अपने नोट्स प्रिपेयर करो। भाई जिस न्यूज़पेपर में देखो, लिखने वाले, एडिटोरियल लिखने वाले सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं और ओवरलैपिंग होते हैं, अलग अलग अखबारों में वो उनकी सोच जो है वो आती रहती है। तो उस तरीके से टॉपिक वाइज जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वो टॉपिक हमारे प्रिपेयर होते हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, उसके अंदर फिर आपको ये पता होगा कि अगर कोई नया अपडेट आया है तो उसी टॉपिक के अंदर जहां वो नोट्स हैं वहां पे जाके अपडेट कर लो। ओके, इस तरीके से थोड़ा हमें पढ़ना होता है। मतलब ऐसा आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ का अगर हम टॉपिक वाइज चीज़ों को करेंगे। ठीक है ना। अब जैसे द हिंदू के अंदर आज सोशल सेक्टर के ऊपर जो है बहुत अच्छे एडिटोरियल्स आए हैं। ओके, एक तो डिबेट आई है, दूसरा एडिटोरियल पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है कि आपकी थिंकिंग वो ब्रॉड होती है। ओके, प्लस आपको कंटेंट अच्छा मिलता है। रिलेटिविटी का एग्जाम है ना सर, ये रिलेटिविटी का। सी इफ़ आई विल राइट एन आंसर, इफ और दूसरे एस्पिरेंट आंसर लिख रहे हैं, मैंने किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए किसी टॉपिक पे आंसर में 5 पॉइंट्स लिखे, ओके, और दूसरे वाले ने लिखे 7 पॉइंट्स, ही विल गेट मोर मार्क्स। ऐसा ही होगा ना, रिलेटिविटी में आएगा नंबर, उसको नंबर मिलेंगे 10 में से 5.5, 5.1 ऐसा मिलेगा उसको। मेरे को वो नंबर 5 पॉइंट के देखेगा, पॉइंट अच्छे लिखे हैं नहीं लिखे, 3.5 नंबर दे देगा। ऐसे क्वालिटी भी डिपेंड करती है कि कंटेंट की क्वालिटी क्या है और उसके अलावा ने कवर किए हैं, ऐसे मार्क होती है। दोनों को समझ के चलना होता है। ओके, अच्छा, अब ये फैक्ट्स देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि क्या किया इलेक्शन कमीशन ने, क्या क्या स्टेप्स लिए। अब सपोज करो मुझे केस स्टडी बनानी हो एथिक्स के पेपर के लिए। ओके, सपोज मैं केस स्टडी बना रहा हूँ, एथिक्स का पेपर है ये, जीएस पेपर 3 का, जीएस पेपर 4 का सॉरी। उसके अंदर मैं आपको ये लिखूंगा, वी हैव टू कनेक्ट द टॉपिक। यस यू आर राइट, यू हैव टू कनेक्ट विद टॉपिक। Yes, you are very much right. Connection with topic is very much part of this preparation. Hello? Am I audible? Am I audible? सर तो एडिटोरियल के नोट्स बनाने ही या सिंपल रीड करने से हो जाएगा? देखो, नोट्स बनाने के अंदर ना फैक्ट्स आपको थोड़े पता होने चाहिए। मैंने आपको यही समझा रहा हूं ना। Am I audible? खुशी, एम आई ऑडिबल? ओके, अच्छा, अब ये फैक्ट्स देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि क्या किया इलेक्शन कमीशन ने, क्या क्या स्टेप्स लिए। अब सपोज करो मुझे केस स्टडी बनानी हो एथिक्स के पेपर के लिए। ओके, सपोज मैं केस स्टडी बना रहा हूँ, एथिक्स का पेपर है ये, जीएस पेपर 3 का। हाँ जी, तो देखिए अब केस स्टडी का काम देखते हैं। तो केस स्टडी बना रहा हूँ मैं एथिक्स जीएस पेपर 4 का। ओके, मैंने बोला यू आर अपॉइंटेड एज अ इलेक्टोरल ऑफिसर इन बिहार। ओके, आप बताओ आप कैसे जो है इलेक्शन कंडक्ट कराओगे, कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराओगे। आप इलेक्टोरल ऑफिसर हो। इलेक्टोरल ऑफिसर नॉर्मली जो होता है आपका आईएएस ऑफिसर होता है, मतलब डीसी साहब जो होते हैं उनको इलेक्टोरल ऑफिसर बना देते हैं।
ओके, ये आईएएस ऑफिसर ही होता है। तो आप कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराओगे, तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। अब उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है ना कि आपका जो स्टाफ है वो कोविड सेंसिटिव हो, उनकी ट्रेनिंग हो रखी हो कि कोविड को कैसे डील करना है, क्योंकि ये नए सर्कमस्टांसिस हैं। ऐसे चीज़ों को यूज़ करना होता है। इंफॉर्मेशन आई, उसके बाद उसकी यूटिलिटी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। अब आप जो है यूटिलिटी को अगर अच्छे से समझ जाओगे तो प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगी। ओके, तो ये सिर्फ इतनी सी चीज़ नहीं होती कि कोविड जैसे न्यूज़ आ गई कोविड सेंसिटिव कैपेसिटी होनी चाहिए, नहीं, उसका यूज़ क्या है वो आपके के अंदर आपको कैसे जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। क्योंकि देखो डिसएडवांटेज में आप नहीं हो सकते। आप ये दो चीज़ें देख रहे हो, जापान देख रहे हो, जापान और चाइना। तो ये मेड इन चाइना 2025 क्या है, ये चाइना का डॉक्यूमेंट है। ओके, ये मेड इन चाइना 2025 ये चाइनीज़ पॉलिसी है, उसका नाम है ये। अच्छा, दूसरी चीज़ जापान के नीचे लिखा हुआ है सोसाइटी 5.0, तो ये जापानीज पॉलिसी है। इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडस्ट्री 4.0 जो नेक्स्ट लेवल बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, उसको डालने के लिए वो कंट्रीज जो हैं डेडिकेटेड पॉलिसी बना चुके हैं। इसीलिए इंडिया ऑल्सो नीड टू हैव अ डेडिकेटेड पॉलिसी। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी पॉलिसी बने जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गाइड करे कि आप कैसे जो है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। ठीक है, ये जानना जरूरी है। ये पॉलिसी लेवल पे डिसीजन होगा तभी वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होगा। अगर पॉलिसी नहीं होगी आपके कंट्री में तो ग्राउंड पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हम पीछे नहीं रह सकते। जापान, चाइना, उनके पास उनकी पॉलिसी है, उनके नाम है, देखो मेड इन चाइना 2025। ये क्या है पॉलिसी मेड इन चाइना 2025? ये आइडिया है इनका कि जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर वो सारी चाइना में बने बाय 2025। ये है उनका आइडिया। ओके, कि जितनी भी पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी है एडवांस टेक्नोलॉजी वो चाइना में बने। अब आपको इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मेड इन चाइना 2025 से रिलेटेड। ठीक है जी, अब बात ऐसी है, आपको ये याद है द हिंदू के अंदर जो है एक एडिटोरियल आया था। द हिंदू के अंदर सर्च करना, एम के नारायणन साहब का एडिटोरियल था। ओके,